हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर। संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम अव्ययीभाव समास पढ़ रहे थे, जिसके करीब 18 भेद हमने पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास वो है जिसमें दोनों पद, पूर्व पद और उत्तर पद की प्रधानता होती है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसके 3 भेद हैं। पहला है इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व मीन्स जिसमें प्रत्येक पद प्रधान होता है। इतरेतर मीन्स पहला और दूसरा मीन्स एक दूसरे दोनों ही पद जिसमें प्रधान होते हैं, उसको इतरेतर द्वंद्व कहते हैं। इसमें शब्दों के बीच में चा प्रयोग किया जाता है, अर्थात प्रत्येक पद के साथ चा शब्द का प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात, शब्दों की संख्या के अनुसार इसमें अंत में वचन लगता है। द्विवचन बहुवचन, अर्थात अगर 2 शब्द हैं तो द्विवचन प्रयोग होगा, 2 से अधिक हैं तो उसमें बहुवचन का प्रयोग किया जाएगा। अगली बात, अंतिम पद का जो लिंग होता है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, उसके अनुसार ही समास के लिंग का निर्धारण किया जाता है कि वह पुल्लिंग समास में आएगा या स्त्रीलिंग में आएगा। इसको हम इन उदाहरणों से समझेंगे। शब्द है अर्थात समास है राम कृष्णौ। इसका विग्रह होगा रामः च कृष्णः च। यहाँ राम और कृष्ण 2 पद हैं तो इसमें विग्रह 2 पदों का होगा। दोनों पदों के बाद चा प्रयोग किया जाएगा। रामः च कृष्णः च। सीता रामौ, सीता च रामः च। धर्मार्थौ, धर्मः च अर्थः च। हरिहरौ, हरिः च हरः च। माता पितरौ, माता च पिता च। अब माता पितरौ, माता स्त्रीलिंग है, पिता पुल्लिंग है, तो जो अंतिम है पुल्लिंग, उसी के अनुसार समास का निर्धारण होगा, अर्थात पुल्लिंग में आएगा। माता चा पिता चा। पत्र पुष्प फलानी। अब यहाँ पर 2 से अधिक चीजें, अभी तक आपने 2 ही पद देखे थे। अब यहाँ 2 है, पत्र पुष्प फलानी, 3 हो गए, पत्र पुष्प और फल। तो यहाँ 3 होने के कारण फलानी अर्थात बहुवचन का प्रयोग किया गया है, क्योंकि 2 से अधिक पद हैं यहाँ पर। पत्रम चा, पुष्पम चा, फलम चा, इसलिए 3 होने का यहाँ पर फलानी अर्थात बहुवचन का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार धर्मार्थ काम मोक्षः। धर्मः च अर्थः च कामः च मोक्षः च। अब यहाँ 4 हैं, 4 होने के कारण यहाँ पर मोक्षा अर्थात बहुवचन का प्रयोग किया गया है। धर्मार्थ काम मोक्षः। इस प्रकार यह आपका है इतरेतर द्वंद्व, जिसमें कि जितने भी पद प्रयोग किए जाएंगे उनके अनुसार ही वचन का प्रयोग होगा उस समास में। अगला है आपका समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व में समाहार मीन्स कहते हैं समूह, अर्थात इसमें प्रत्येक पद की प्रधानता नहीं होती बल्कि समूह की प्रधानता होती है, उसको समाहार द्वंद्व कहते हैं। और अंत में इसमें नपुंसक लिंग एक वचन प्रयोग किया जाता है, ये इसका विशेषता है। इसको इस उदाहरण समझेंगे। समास है पाणी पादम। अब पाणी पादम, पाणी मीन्स होता है हाथ और पाद मीन्स पैर। अब यहाँ पाणी पादम मीन्स हाथ पैर, इसका अर्थ बना। तो इसको जब विग्रह करेंगे तो चूंकि हाथ कितने हैं, 2, पैर भी 2, तो बनेगा पाणी चा पादौ चा एषाम समाहारा, अर्थात 2 हाथ और 2 पैरों का समूह। तो वो समास बन गया पाणी पादम। क्योंकि 2 हाथ और 2 पैर होते हैं इसलिए दोनों में द्विवचन आएगा। पाणी में द्विवचन आएगा और पादों भी द्विवचन में आएगा विग्रह करते समय। और जब इसका समास है, समास जो है वो नपुंसक लिंग में होगा, पाणी पादम। अगला उदाहरण दंतौष्ठम। दंताशा ओष्ठौ च एषाम समाहारा। अब यहाँ पर दांत कितने होते हैं, दांत आपके 2 से ज्यादा हैं, इसलिए दांत में यहाँ पर बहुवचन प्रयोग किया जाएगा, दंता चा। ओठ चूंकि 2 है इसलिए ओठ में द्विवचन आएगा, ओष्ठौ चा। एषाम समाहारा, इनका समूह बन गया दंतोष्ठम। यहाँ पे नपुंसक लिंग एक वचन प्रयोग किया जाएगा, लेकिन जब विग्रह होगा तो बनेगा दंतः चा ओष्ठौ चा एषाम समाहारा। दांत चूंकि 2 से अधिक है तो बहुवचन का प्रयोग होगा, ओठ 2 होने से द्विवचन का प्रयोग होगा। अगला उदाहरण है हस्तपादम। हाथ 2 और पैर 2, हस्तौ च पादौ च एषाम समाहारा, हाथों और पैरों का समूह। इसी प्रकार अगला है
भेरी पटहम। भेरी और पटह जो है वो संगीत के वाद्य यंत्र हैं, तो उसमें वो चूंकि नपुंसक लिंग है इसलिए आएगा भेरी चा पटहा चा अनयो समाहारा में अनयो शब्द प्रयोग किया गया है, एशाम नहीं प्रयोग किया है, क्योंकि एशाम पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है और अनयो यहाँ पर स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग के लिए प्रयोग किया गया है। तो भेरी चा पटहा चा अनयो समाहारा, भेरी और पटह इन दोनों इनका समाहार में समूह। तो यहाँ पर ये जो है भेरी और पटह में एक वचन का ही प्रयोग हुआ, क्योंकि भेरी भी एक है और पटह मीन्स नगाड़ा भी एक है। अगला है शीतोष्णम। शीत मीन्स सर्दी, उष्ण मीन्स गर्मी। शीतम चा उष्णम चा अन्योः समाहारा, यहाँ पे नपुंसक लिंग का प्रयोग है, सर्दी और गर्मी का इन दोनों का समूह। पाप पुण्यम, पापम चा पुण्यम चा अन्योः समाहारा। सुख दुखम, सुखम चा दुखम चा अन्योः समाहारा। इस प्रकार ये आपका हो गया समाहार द्वंद्व, जिसमें कि समूह की प्रधानता होती है और पद की प्रधानता नहीं होती। तीसरा इसका भाग है एक शेष द्वंद्व। एक शेष द्वंद्व मीन्स जिसमें कि दोनों पदों में से केवल एक ही शेष रह जाता है, उसको एक शेष द्वंद्व कहते हैं। अर्थात जहाँ पर दो पद हों विग्रह करने पर लेकिन समास किया जाए तो उन दो पदों में से केवल एक ही रहेगा। और इसमें जो मेन पॉइंट है वो ये है कि द्विवचन और बहुवचन में से एक ही शब्द बचता है और उसी के अनुसार विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग अगर दो पद है तो उसमें पुल्लिंग शेष रहेगा और स्त्रीलिंग का लोप हो जाएगा। ये इसकी दो विशेषताएं हैं। इसको हम उदाहरण से समझेंगे। वृक्षौ, अब वृक्षौ मीन्स वृक्षः च वृक्षः च, दो वृक्ष हो गए तो यहाँ पे इसको दोनों समास किया गया वृक्षौ। तो अगर आपका पेपर में वृक्षौ आता है तो आपको उसको विच्छेद करना है, वृक्षः च वृक्षः च। अगला है रामा। अब यह रामा यहाँ पर बहुवचन है, तो जो इसका विच्छेद करेंगे तो विग्रह करेंगे तो हम करेंगे रामः च रामः च रामा च, अर्थात दो से अधिक राम का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि इस समास में बहुवचन का प्रयोग किया गया है। ऊपर द्विवचन का प्रयोग है तो हमें विग्रह करते समय दो वृक्ष लिखने थे। अब यहाँ बहुवचन है रामः, तो हमें दो से अधिक अर्थात यहाँ पर हमने दो से अधिक तीन राम का प्रयोग किया है, रामः च रामा च रामा। अच्छा, अगला है पितरौ। पितरौ का विच्छेद होगा माता चा पिता चा। अब माता और पिता को मिला के पितरौ बना है। पितरौ में जो पुल्लिंग पिता है वह शेष रह गया है, स्त्रीलिंग माता का लोप हो गया है। चूंकि माता और पिता दो हैं इसलिए यहाँ पर द्विवचन का प्रयोग हुआ है पितरौ। इसका विच्छेद कैसे आप करेंगे माता चा पिता चा। इसी प्रकार शब्द है पुत्रौ, यहाँ पे भी द्विवचन है, इसका विच्छेद करेंगे पुत्रः चा पुत्री चा। ये इसका विग्रह होगा पुत्र और पुत्री। पुत्र और पुत्री में से पुत्री शब्द का लोप हो जाएगा, पुत्र में द्विवचन होकर पुत्रौ बन जाएगा। इसी प्रकार शब्द है भ्रातरौ। अब भ्रातरौ में विग्रह होगा भ्राता चा स्वसा चा। स्वसा कहते हैं बहन को, भाई और बहन। तो भाई और बहन में से स्त्रीलिंग बहन का लोप हो जाएगा, भाई रह जाएगा और भाई का फिर द्विवचन हो जाएगा, क्योंकि भाई और बहन दो है यहाँ पर, तो द्विवचन होकर शब्द बनेगा भ्रातरौ। इस प्रकार यह आपका है एक शेष द्वंद्व। यह आपका द्वंद्व समास यहाँ पर पूरा हो गया, जिसके तीन भाग थे। अगला समास है आपका द्विगु समास। द्विगु समास क्या है? द्विगु समास वह है जिसका पहला पद संख्यावाचक होता है, उसको द्विगु समास कहते हैं। जैसे इसको इन उदाहरणों से समझेंगे। शब्द है त्रिलोकी। अब यहाँ लोक दूसरा पद है, पहला पद है त्रि। त्रि जो पहला पद है वो संख्यावाचक है। त्रिलोकी मीन्स तीन लोक। तो इसका विग्रह होगा त्रयाणाम लोकानाम समाहारा, तीन लोकों का समूह। ये इसका विग्रह होगा। इसी प्रकार शब्द है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी मीन्स 8 अध्याय। अष्टाध्यायी जो कि पाणिनि की रचना है, व्याकरण ग्रंथ है। तो अष्टाध्यायी का विग्रह होगा अष्टानाम अध्यायानाम समाहारा, 8 अध्यायों का समूह बना अष्टाध्यायी।
क्योंकि यहाँ पर सारा षष्ठी भक्ति प्रयोग किया जा रहा है। तो त्रयाणाम लोकानाम तीनों में षष्ठी भक्ति, दोनों में षष्ठी भक्ति लगी है। अष्टानाम अध्यानाम इन दोनों में भी षष्ठी भक्ति लगी है, क्योंकि अध्याय नाम में अगर षष्ठी लगेगी तो उसका जो विशेषण है अष्ट, उसमें भी षष्ठी ही लगेगी। अगला है आपका शताब्दी। शताब्दी मीन्स 100, अब्दी मीन्स वर्ष, 100 वर्षों का समूह। इसका विग्रह है शतानाम अब्दानाम समाहारा, अर्थात 100 वर्षों का समूह। अगला है पंचवटी मीन्स 5 वट कहते बरगद के वृक्ष, उनका समूह। बनेगा पंचानाम वटानाम समाहारा, 5 बरगद के वृक्षों का समूह, ये बन गया पंचवटी। इसी प्रकार त्रिभुवनम, 3 भुवनों का समूह, त्रयाणाम भुवनानाम समाहारा। इसी प्रकार चतुर्मुखम, 4 मुखों का समूह, चतुर्णाम मुखानाम समाहारा। चतुर्मुख किसके हैं? ब्रह्मा जी के, तो हो गया चतुर्णाम मुखानाम समाहारा। इसी प्रकार पंचपात्रम, 5 पात्रों का समूह, पंचानाम पात्राणाम समाहारा। पंचतंत्रम, 5 तंत्रों का समूह, पंचानाम तंत्राणाम समाहारा। इस प्रकार से ये आपका है द्विगु समास। बहुत ही सरल है, ये बहुत ही आसान समास है। आज हमने इस वीडियो में 2 समास पढ़े हैं, द्वंद्व समास और द्विगु समास। इस वीडियो के लिए इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।